विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम भूगोल विषय पढ़ने वाले हैं और भूगोल विषय में आपका जो पहला लेसन है क्षेत्र अध्ययन। तो इस पाठ की हम समीक्षा करने वाले हैं। ऑलरेडी ये पाठ आपको पढ़ा के हो गया है। तो आज हम इस पाठ पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और बोर्ड के हिसाब से मार्च 2021 में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इस पाठ पे महत्वपूर्ण पाठ है। तो आपको इस पाठ के सराव अच्छे से होना है। तो देखेंगे तो आज का हमारा विषय है क्षेत्र अध्ययन समीक्षा। तो सबसे पहले बच्चों, आपको इस पाठ में क्षेत्र अध्ययन का एक नमूना दिया गया है और उस नमूने के आधार से आपको क्षेत्र अध्ययन कैसे किया जाता है और उसके लिए हमें क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है और क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, सारे घटकों को हम इस पाठ में समझे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम देख लेते हैं कि क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में भी इस पे 2 मार्क का सवाल आता है। एक वाक्य में उत्तर में भी आपको ये प्रश्न आता है कि क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं या क्षेत्र अध्ययन का अर्थ बताइए। तो देखेंगे, किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना ही क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। मतलब भूगोल एक ऐसा विषय है बच्चों कि जिसकी तैयारी जो है हम 4 दीवारों के अंदर पाठ्य पुस्तक से पूरी तरह से नहीं कर सकते। किसी क्षेत्र के जैसे नदी का घटक है, कारखाना है या खेती है, सागर तट है, ऐसे दृश्यों का अगर हमको अध्ययन करना है तो हमें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जाके वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का तथा आजू-बाजू के सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी होता है, तभी हम ये जो विषय है आसानी से समझ सकते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन का अर्थ यही है कि प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान पे जाके हमको निरीक्षण करना चाहिए और वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना ही इसको क्या कहेंगे, हम क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। तो बच्चों, पाठ में आपको एक उदाहरण दिया गया है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए एक स्थान चुना गया है। यहाँ नलदुर्ग से लेके सोलापुर होते हुए पुणे की तरफ सिंहगढ़ तक पहुँचना है और वहाँ से लेके अलीबाग, यानी नलदुर्ग से अलीबाग, ये 2 स्थानों का चयन किया गया है और वहाँ पे जाते समय हमने कौन-कौन से भू परिदृश्य देखे, क्या-क्या चीज़ें देखी, कौन-कौन से भौगोलिक घटकों का अध्ययन किया, ये यहाँ पे आपको इस पाठ में दिया गया है। तो आगे देखने वाले हैं हम कि इस पाठ में हमने शॉर्ट में क्या-क्या देखा है। तो यहाँ पे मानचित्र दिया है और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के नाम भी यहाँ पे या स्थान भी दर्शाए गए हैं। ये महाराष्ट्र का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारा मार्ग का क्या है, रास्ता है। रास्ते में जाते-जाते हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, तो देखेंगे। तो बच्चों, ये देखने के पहले हम सबसे पहले हम क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, ये बात समझना ज़रूरी है। तो देखेंगे कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट दिया है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन एक ऐसा मार्ग है, माध्यम है कि जिसके सहायता से हम भौगोलिक संकल्पनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे क्या क्रिया प्रक्रिया होती है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव जो है उस जगह पे ही जाके हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मानव और पर्यावरण इन दोनों घटकों का आपस में क्या है, अटूट नाता है, संबंध है। क्योंकि मानव और पर्यावरण एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे है। पर्यावरण की रक्षा करना ये मानव का कर्तव्य है। तो वो किस तरह से उनका पारस्परिक संबंध जानना, ये हम क्षेत्र अध्ययन की सहायता से ही जान सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन के द्वारा हम उस क्षेत्र में क्या सामाजिक स्थिति है, लोगों का रहन-सहन, उनका खान-पान, पर्यावरण से उनका जो नाता है, उनके व्यवसाय और यानी सभी आर्थिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, हम उस क्षेत्र में जाके ही उनका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि क्षेत्र अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्षेत्र अध्ययन जो एक भूगोल का एक क्या है, एक अस्त्र है, साधन है, जिसके कारण हम बहुत ही अपेक्षाकृत हमारा जो अध्ययन है बहुत ही मनोरंजक बन सकता है, आकर्षक बनता है और कोई भी जानकारी या ज्ञान आपको प्राप्त करना है किसी घटक के बारे में, तो उसके लिए हमको अधिक प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसीलिए क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता भूगोल विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूगोल में प्रात्यक्षिक रूप से अगर हम किसी स्थान पे वास्तविक रूप से जाके अगर अध्ययन करते हैं, तो वो पार्ट जो है या जो घटक है, वो हमको अच्छे से समझ में आता है। आगे देखेंगे। अब बच्चों क्षेत्र अध्ययन करने तो जाना है, तो उसके पहले हमको कुछ आवश्यक सामग्री की भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आपको चित्र में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, जो क्षेत्र अध्ययन के लिए अति आवश्यक होती है। जैसे कि जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए एक अभिलेखन करना है जानकारी का, तो एक कॉपी ज़रूरी है, ताकि अध्ययन करते समय, क्षेत्र का दौरा करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान के नाम, उनके बारे में जानकारी लिखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक हमें नोटबुक या कॉपी रखना ज़रूरी है अपने पास। उसके बाद लिखने के लिए कलम, पेंसिल भी होना ज़रूरी है। उसके बाद मापन पट्टी, स्केल, एक फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम जाएँगे तो वहाँ पे अच्छे-अच्छे सुंदर दृश्य, परिदृश्य हम देखेंगे, तो उसका फ़ोटो लेना ज़रूरी है, ताकि हम अहवाल लिखते समय ये हमारे चित्र जो है काम में आते हैं। तो इसके लिए एक कैमरा जो है वो साथ में रखना ज़रूरी है। उसके साथ दूरबीन, दूरबीन यानी दूर के जो दृश्य है, स्थान है, उसको अगर नज़दीक से बारीक से अगर हमको अवलोकन करना है, तो उसके लिए हमारे पास दूरबीन में भी होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे एक दिशा सूचक यंत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि बीच में अगर रास्ता भटक गए, आपको दिशा समझ में नहीं आई, तो दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से हम उस स्थान की दिशा को निश्चित कर सकते हैं। इसीलिए हमको दिशा सूचक यंत्र पास में रखना ज़रूरी है। अब क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जब हम जाएँगे, तो हमारा जो एक उद्देश्य होता है कि हम किस उद्देश्य से वहाँ जा रहे हैं, तो उस उद्देश्य से संबंधित जानकारी संकलन के लिए हमारे पास एक नमूना प्रश्नावली भी होनी चाहिए, जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं, कि उस प्रश्न के माध्यम से हम वहाँ से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब उसके बाद क्षेत्र अध्ययन करते समय उस स्थान में कुछ पानी के नमूना है, मिट्टी है, कचरा है, वनस्पतियों के नमूने हैं, पत्थरों के नमूने हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए आपके पास एक आधी थैली या बैग रखना ज़रूरी है, ताकि वो सारे नमूने जो है आप उसमें जमा करके रख सकें, बाद में आपको अहवाल लेखन के लिए वो काम में आएगा। उसके बाद प्रथम उपचार पेटी है, क्योंकि अगर क्षेत्र अध्ययन करते समय आपको कुछ लग गया, एक्सीडेंट हो गया, जख्म हो गई, तो हमें प्रथम उपचार पेटी साथ में रखना ज़रूरी है, ताकि उस समय हमको ये हमारे बहुत काम में आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण घटक बताया मानचित्र, कि जिस स्थान पे हम घूमने जा रहे हैं, उस स्थान का एक डायग्राम जो है, मानचित्र हमारे पास होना ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि हम अभी तक कैसे वो मार्ग से हमको आगे बढ़ना है। तो और गर्मी का मौसम है, तो धूप होगी, गॉगल भी आप अपने पास रख सकते हो, एक पानी की बॉटल रख सकते हो प्यास के लिए। तो ये सारी सामग्री जो है बच्चों, क्षेत्र अध्ययन के लिए अति आवश्यक सामग्री होती है। इसके ऊपर आपको 4 मार्क के लिए एक प्रश्न भी आ सकता है, संक्षेप में उत्तर लिखिए कि क्षेत्र अध्ययन के लिए हमें क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान में रखना। आगे देखेंगे। अब बच्चों इस पाठ में हमने जो क्षेत्र अध्ययन का नमूना देखा है, नालदुर से अलीबाग तक हमने यात्रा की, तो वहाँ पे हमने क्या-क्या देखा? बहुत सारी भू आकृतियाँ देखी, जलाशय देखे, जैसे उजनी बांध का जलाशय देखा, बहुत सारे अलग-अलग वनस्पतियों के प्रकार हमने देखे, मृदा का स्वरूप देखा, कई पर्वतीय मृदा देखा, कई सुपीक मिट्टी के नमूने हमने देखे,
कृषि के विविध प्रकार हमने वहाँ पे देखे, मानव बस्ती देखी, कई शहर देखा, कई गाँव देखे। तो अलग-अलग अधिवास जो है मानव के, उसके अनेक-अनेक प्रकारों को हमने समझा है। तो संक्षेप में हम देखेंगे बच्चों कि हमने इस पाठ में क्या-क्या देखा। तो देखिए कि जैसे ही हम नलदुर्ग से मार्गक्रमण किए, तो वहाँ पे नलदुर्ग का एक सुंदर जलप्रपात हमने देखा, जिसका नाम है नर्मदा जलप्रपात। तो बहुत ही आकर्षक है, पर्यटन का आकर्षण केंद्र है, जहाँ बहुत सारे पर्यटक जो है वो घूमने आते हैं। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, तो कई जगह पे हमको मिट्टी के छत वाले मकान भी दिखाई दिए, जिसकी छत जो है कवेलू से ढकी हुई है और दीवारें जो है वो मिट्टी से बनी हुई है। फिर आगे जैसे ही हम बढ़े तो वहाँ पे शहर में हम पहुँचे, तो शहरों में आपने देखा होगा सड़कें और दुकानें किस तरह से लगी होती है, ये सभी को पता है। कई जगह चाय की दुकानें हमने देखा। फिर जैसे-जैसे हम शहर के मुख्य भाग में आते आते हैं, तो वहाँ पे आपको कई रास्तों के किनारे मॉल्स, बड़े-बड़े मॉल्स दिखाई दिए, कई जगह पेट्रोल पंप दिखाई दिए। शहरों में होने वाली जो भीड़ है, वो भी हमको दिखाई दी क्योंकि शहरों में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक होता है और काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है। कई जगह रास्ते में जो प्रवासी लोग हैं, उनके खाने-पीने के इंतज़ाम के लिए ढाबे भी खोले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने शहर में जैसे ही प्रवेश किया वैसे वो आप उस चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रामीण भागों का परिदृश्य अलग दिखाई देता है, शहरों का परिदृश्य अलग दिखाई देता है। फिर कुछ भाग में जैसे हम बढ़े तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि रास्तों के किनारे कुछ प्रदेश ऐसे भी दिखाई दिए जहाँ पे आपको वनस्पतियों की रचना बहुत ही विभिन्न प्रकार की दिखाई दी। कई जगह शुष्क वनस्पतियाँ हमको दिखाई दी, तो कई जगह घने जंगल दिखाई दिए, देवराई दिखाई दी। देवराई मतलब झाड़ियों वाले प्रदेश दिखाई दिए। कई घने जंगल हमको दिखाई दिए, तो कई पतझड़ वाले वन हमको दिखाई दिए। अब ये अलग-अलग वनस्पतियों के प्रकार में अंतर क्यों दिखाई दिया बच्चों? तो आपको समझ में आया होगा कि इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार घटक क्या है? वर्षा है। क्योंकि जहाँ बारिश अत्यल्प होती है, ऐसे प्रदेशों में हमको झाड़ियों वाले, कटीले झाड़ियों वाले प्रदेश, वनस्पति जिसको शुष्क प्रदेश की वनस्पति कहा जाता है, वो दिखाई देती है। पतझड़ वाले वन जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, जैसे सागौन के वन आपने देखा होगा कि ये मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये जो घने वन है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमको घने वन दिखाई देते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि वर्षा का प्रमाण जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वहाँ पे वनों का प्रमाण भी अधिक घना और वनस्पतियों के प्रकार में भी विभिन्नता दिखाई देती है। आगे देखेंगे, आगे जाने के बाद आपको क्या दिखाई दिया? कई जगह हमको दलहन की खेती दिखाई दी। समतल मैदानी प्रदेश में हम पहुँचे, तो दलहन की खेती जहाँ पे वर्षा मध्यम स्वरूप की होती है, वहाँ पे पानी की आवश्यकता फसलों को कम लगती है, तो ऐसी ही फसलें वहाँ पे ली जाती है, जैसे द चना है, दाल की फसलें हैं, तो दलहन की खेती। कई जगह हमने आगे देखा कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधाएँ है, तो वहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध है, डैम्स है, तो वहाँ पे ज़्यादातर गन्ने की खेती की जाती है। अब यहाँ पे देखो चावल की खेती आपको दिखाई दे रही है कई जगह पे। अब चावल की यानी धान की खेती कहाँ होती है? जहाँ पे बारिश का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही प्रदेश में हमको ज़्यादातर धान की खेती दिखाई देती है। धान की फसल किस तरह से फसलों का भी हमने अवलोकन किया जाते समय। उसके बाद देखेंगे, अब रास्ते में हम जब देखे, तो कई प्रदेश ऐसे दिखाई दिए जो पर्वतीय प्रदेश है। कुछ चट्टानें भी हमने देखा, तो वहाँ चट्टानों की परतें आपको दिखाई देंगी कि पानी, हवा, मिट्टी के मार से वहाँ पे क्या हुआ है कि चट्टानों के ऊपर का जो परत है वो निकल जाता है और इस तरह से चट्टानों की स्वरूप जो है हमको दिखाई देता है। कई जगह पे हमने देखा कि रास्तों पे भूस्खलन भी हुआ है। बारिश के समय में ऐसी घटनाएँ ज़्यादातर होती है। आपने देखा होगा कि रास्तों में ज़मीन का कुछ भाग जो है वो नीचे आ जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वर्षा के समय ज़्यादातर ऐसी घटनाएँ आपको दिखाई देती हैं। उसके बाद हमने उजनी बांध जलाशय में विश्राम किया, वहाँ की सुंदर नज़ारों का भी दर्शन किया। तो ये जो उजनी बांध जलाशय है, ये बहुउद्देशीय प्रकल्प है। अब बहुउद्देशीय प्रकल्प मतलब जहाँ पे खेती को पानी भी दिया जाता है, साथ ही साथ विद्युत उत्पादन भी किया जाता है डैम बंद बांध के, तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय प्रकल्प। उसके बाद हम
पुणे की तरफ पहुँचे तो वहाँ पे खड़कवासला जलाशय का दर्शन लिया। बहुत ही सुंदर दृश्य है, वहाँ पे आपने विश्राम किया। पर्यटक यहाँ पे काफ़ी ये जलाशय देखने के लिए आते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, फिर वहाँ पे लोनावाला की तरफ हम पहुँचे। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे हमको सुंदर नज़ारे भी यहाँ दिखाएँ दिए। सह्याद्री पर्वत स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये राजमाची जो स्थान है, पर्वतीय स्थान है ऊँचा और बहुत ही निसर्गमय है। उसके बाद सह्याद्री पर्वत में जैसे-जैसे आगे हम बढ़ते जाएँगे, लोनावाला, खंडाला घाटी, बोरघाट, बहुत सारे घाटियाँ हमको मिलेंगी रास्ते में। तो वहाँ पे सह्याद्री पर्वत में ऐसे बहुत सारे जलप्रपात आपको दिखाई दिए, जो ज़्यादातर बारिश में, वर्षा के समय में ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद हम सिंहगढ़ स्थान पे पहुँचे। अब सिंहगढ़ का ये किला है और यहाँ प्रवेश द्वार है ये, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक किला है, प्राचीन। उसके बाद हम कुलाबा का किला देखे। कुलाबा में पहुँचे हम, मुंबई में प्रवेश किया। तो कुलाबा किला जो है और ये किले दोनों में क्या है, थोड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि ये किला जो है पानी में बसा हुआ है, समुद्र तट के किनारे। पहले के काल में समुद्र तट की रक्षा करने के लिए इस तरह से किले ज़्यादातर बनाए जाते हैं और ये किला जो है वो ज़मीन पे है सिंहगढ़ का। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे भूदृश्य हमको देखने को मिले। फिर हम अलीबाग के समुद्र तट पे पहुँचे। लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, जो डेस्टिनेशन था अलीबाग। हमको नलगुप से अलीबाग तक जाना था। हमने देखा कोई यहाँ पे ठहरने के रेस्टोरेंट्स भी दिखाई दिए, वनस्पतियाँ दिखाई दी, समुद्र तट, सुंदर बीच हमको दिखाई दिया और समुद्र तट पे कुछ जो भौगोलिक प्राकृतिक रचनाएं हैं वो भी हमने देखी, जैसे कि भरा हुआ एक तट रहता है, आप जाओगे तो जरूर दिखेगा वहाँ पे। जो रेत जो है वो समुद्री लहरों के कारण क्या हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, तो उसको पुलिन तट कहते हैं। कई जगह हमने देखा सागर तट पे इस तरह की रचना दिखाई देती है जिसको बोलते हैं सागरीय गुफाएं। तो ऐसी गुफाएं जो है पानी, समुद्री लहरों के मार की वजह से क्या होती है, चट्टानें, जो मृदु चट्टानें होती है वो वहाँ की मिट्टी निकल जाती है और कठिन चट्टान जो है वो ऐसे ही बनी रहती है और इस तरह का गुफाएं तैयार दिखाई देती है, जिसके अंदर से पानी भी प्रवेश करता है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये एक जो नमूना दिया है आपको पाठ में क्षेत्र अध्ययन का, कि क्षेत्र अध्ययन करते समय हम क्या-क्या दृश्य और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे, तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम बच्चों इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में आपको आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में ज़्यादातर हम चर्चा करेंगे, पाठ को हम डिटेल में समझने। तो देखो यहाँ पे क्षेत्र अध्ययन की पूर्व तैयारी कैसे करेंगे? पहला ही प्रश्न आपको आता है कि पूर्व तैयारी कैसे करना है? अगर क्षेत्र अध्ययन करने के लिए आपको जाना है किसी स्थान को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो पहला पॉइंट है यहाँ पे स्थान का निश्चय करना, कि क्षेत्र अध्ययन का स्थान, जिस स्थान को आपको विजिट करना है, तो सबसे पहले उस स्थान का निश्चय करना ज़रूरी है। अब स्थान का मान लो हमने निश्चय किया, एक आधे समुद्र तट पे आपको जाना है या पर्वत पे जाना है या क्या किला देखने जाना है या कोई पठारी प्रदेश की खेती देखना है या ठंडी हवा का स्थान है, एक आधा कारखाना, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है। इत्यादि स्थानों का हम चुनाव कर सकते हैं, कोई भी एक स्थान का हम चुनाव करेंगे। अब उस स्थान में जाने के लिए हमको कितना समय लगेगा ये भी निश्चित करना ज़रूरी है। फिर वहाँ पे जाने के लिए हमको यातायात के साधन कौन से हैं, बाय ट्रेन जाओगे, बस से जाओगे, ये भी निश्चित करना ज़रूरी होता है। तो स्थान का निश्चय ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहले यही निश्चित करना है। दूसरा है क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य का निश्चय करना। अब क्षेत्र अध्ययन क्यों की करना है हमको, उसका उद्देश्य क्या है? तो वो निश्चित करना ज़रूरी है कि हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमको क्षेत्र अध्ययन के लिए उस स्थान पे हम क्यों जा रहे हैं, किस जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम देखो, एक आधा ठंडी हवा का स्थान है और एक आधा समुद्र तट है। दोनों स्थानों का निरीक्षण करके इन दोनों स्थानों के जलवायु में क्या अंतर है, इसका अगर आपको अध्ययन करना है, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्षेत्र अध्ययन करने के लिए। हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, जलवायु का अध्ययन करने के लिए। तो इस तरह से आपको क्षेत्र अध्ययन करने के पहले उसकी पूर्व तैयारी करना ज़रूरी है। आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट है अत्यावश्यक कागज़ों की पूर्ति।
अब क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो हम ऐसे ही नहीं जाएँगे। तो उस क्षेत्र से संबंधित जो जानकारी है, जैसे अनुमति पत्र है, वहाँ के क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से आपको अनुमति पत्र लेना भी ज़रूरी है, ताकि हम उनसे बाकी की चीज़ें का जानकारी का संकलन कर सकते हैं। उदाहरण जैसे कि एखादे कारखाने में आपको निरीक्षण के लिए जाना है, तो कारखाने का जो मालिक है, व्यवस्थापक है, उसके द्वारा अनुमति पत्र परमिशन लेटर जो है वो लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है प्रश्नावली जिसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। अब को प्रश्नावली क्यों तैयार करना है कि जिस उद्देश्य से हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थान की जो जानकारी है वो किसके मार्फत से हम कलेक्ट करेंगे? प्रश्नावली के माध्यम से। प्रश्नावली में क्या होता है छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं। जैसे मान लो कि एखादे खेत का निरीक्षण करते समय किसान से आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ही प्रश्नावली बना के रखना है कि जैसे किसान को अगर आप पूछोगे कि आप खेत में कौन-सी फसलें उगाते हो? वो बोलेगा उत्तर देगा गेहूँ की फसल, तो बोलेगा आप दूसरा प्रश्न करोगे नेक्स्ट उसी से रिलेटेड कि गेहूँ की फसल कौन से सीज़न में ली जाती है? उसके लिए पानी कितना लगता है? खाद कितना लगता है? फसलों की कटाई कब होती है? तो सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पहले से ही हमारे पास तैयार होना ज़रूरी है, ताकि जानकारी संकलन करने के लिए हमको बाद में परेशानी ना हो। तो बच्चों समझ में आया होगा कि हमें क्या पूर्व तैयारी करना है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र अध्ययन के दौरान अग्रलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। क्षेत्र अध्ययन करते समय कुछ सावधानियाँ भी रखना ज़रूरी होता है, जैसे अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। आप जिनके साथ जाओगे, जिसके साथ क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हो, आपके विद्यार्थी भी हो सकते हैं, टीचर्स भी साथ में होंगे। तो अपनी दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना ज़रूरी है। परिचय पत्र जो है, आइडेंटिटी कार्ड, प्रथम उपचार पेटी जो है, फर्स्ट एड किट जिसको बोलते हैं और आवश्यक जो टेलीफ़ोन नंबर्स है, उसकी सूची हमें अपने पैकेट में रखना ज़रूरी है ताकि समय आने पे हम तुरंत संपर्क किया जा सके। शिक्षकों की सूचनाओं का अच्छी तरह से पालन करें। क्षेत्र अध्ययन करते समय टीचर आपके साथ रहेंगे, तो जो सूचना आपको शिक्षक ने दी, उसका पालन करना ज़रूरी है। तो तीसरा है स्थानीय लोगों से संपर्क करने, वहाँ की परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस स्थान पे आप जा रहे हो, वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, उनको सारी जानकारी उस क्षेत्र के बारे में रहती है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क करना और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। उसके बाद ये ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्र की संपत्ति तथा वहाँ के पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे, क्योंकि सारा जो नैसर्गिक क्षेत्र है या हमारा जो पर्यावरण है, हमारी क्या है, एक संपत्ति है और हमारे पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसलिए जहाँ पे जाओगे तो वहाँ के परिदृश्य को क्षति न पहुँचाए, इस बात का हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों की क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे? अब जहाँ पे हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कूड़ा-कचरा फेंक देते हैं, पानी की बॉटल फेंक देते हैं, कुछ खाने के पदार्थ आते हैं, बचा हुआ खाना वैसे ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो इसके लिए हमको पहले से ही पूर्व तैयारी करके जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे? जैसे क्षेत्र का कचरा इकट्ठा करने के लिए कुछ बड़े आकार का एक आधा थैला, बोरा हम अपने साथ में रखेंगे, ताकि प्लास्टिक की बॉटल है, पीने के पानी की बॉटल है या इतर पदार्थ जो है वो वेस्टेज मटेरियल उसमें इकट्ठा करके एक निश्चित स्थान पे उसको छोड़ सकें। दूसरा पॉइंट है ये सावधानी रखना कि क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का कचरा ना होने पाए। हम जिनके साथ जा रहे हैं आजू-बाजू के प्रदेश में हमारे कारण कचरा ना होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो खाद्य पदार्थ हम साथ में लाते हैं, उसके आवरण जो होते हैं, पैकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको एक जगह पे एकत्रित करके रखना चाहिए और उसका उचित स्थान पे छोड़ना चाहिए उसको। तीसरा पॉइंट है, संबंधित क्षेत्र में जानकारी पट, पथनाट्य, सूचना पट आदि द्वारा स्वच्छता के विषय में जन जागृति उत्पन्न करना। जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ के आजू-बाजू के स्थानिक लोगों से संपर्क करना है। कुछ नाटक, पथनाट्य या कुछ स्वच्छता कार्यक्रम लेके वहाँ के लोगों में जन जागृति उत्पन्न करना, ये भी हमारा एक क्या है, कर्तव्य है।
संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र द्वारा संपर्क करना। कि वहाँ के जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनसे कांटेक्ट करना ताकि वहाँ के कचरा का निष्कासन हो सके सही जगह पे, तो ये भी ज़रूरी है। तो बच्चों, अभी आपके ध्यान में आया होगा कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें कचरे का व्यवस्थापन कैसे करना चाहिए। इसके ऊपर भी आपको प्रश्न आ सकता है बड़ा 4 मार्क के लिए, इसलिए ये ध्यान में रखिए। आगे देखेंगे बच्चों, अब सागर तट पे जाते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मान लो आपका क्षेत्र अध्ययन का स्थान एकाधिक समुद्र तट पे है और समुद्र तट पे आपको जाके अध्ययन करना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि देखो, सागरीय तट पर घूमने के लिए जाने पर ज्वार-भाटा के समय की जानकारी प्राप्त करना। अब ज्वार-भाटा क्या है कि समुद्र तट पे जो लहरें आती है, तो कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पे समुद्र का पानी जो है वो किनारों के ऊपर ज़्यादा भर जाता है, उसको बोलते हैं ज्वार-भाटा। जनरली दोपहर के समय के बाद शाम तक ये ज्वार-भाटा रहता है, सुबह ज्वार-भाटा कम हो जाता है। तो मान लो कि अगर हम ज्वार-भाटा के समय वहाँ पे घूमने गए, तो एक आधा विद्यार्थी जो है उस पानी की लहरों की चपेट में आ सकता है और हानि हो दुर्घटना हो सकती है। तो ये समय देखना ज़रूरी है कि सागर तट पे घूमने के पहले ज्वार-भाटा का समय क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, स्थानीय मार्गदर्शक के द्वारा बताए गए स्थानों को छोड़कर समुद्र तट, पर्वतों के वन प्रदेश, अपरिचित गुफाएँ आदि अन्य स्थानों पर न जाना। अब ये क्या है कि वहाँ पे जो गाइड गाइड करने वाले जो लोग होते हैं, इसको बोलते हैं स्थानिक मार्गदर्शक। तो वो लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में नहीं जाना है। कई जगह पे घने जंगल होते हैं या समुद्र तट होता है, कुछ वन प्रदेश होते हैं जहाँ पे जंगली प्राणी भी रह सकते हैं, कुछ अपरिचित गुफाएँ होती है, तो वहाँ पे भी जाना क्या है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो मार्गदर्शक ने जहाँ पे बताया है, उसके मार्गदर्शक सूचना के अनुसार हमें उसी स्थान पे जाना चाहिए। बाकी चीज़ों पे अगर रोक है, प्रतिबंध लगा है, तो वहाँ पे हमको नहीं जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सागर तट पर स्थित पर्वतों के कगार पर जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी न लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सागर तट पे पर्वतीय भाग से अगर कोई क्षेत्र है, जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ जंगली प्राणियाँ हमको दिखाई देते हैं। कुछ उत्साही उत्साही जो पर्यटक होते हैं क्या करते हैं, उन जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर प्राणी का स्वभाव कैसा है, उग्र स्वभाव का होगा तो आपके ऊपर वो हमला भी कर सकता है। तो इसीलिए अनावश्यक सेल्फी लेना हमें टालना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र के गहरे पानी में न जाना और ना तैरना। कुछ बच्चे अति उत्साही होते हैं, सागर का पानी बहुत ही लुभावना होता है, आकर्षक होता है और हम अपनी इच्छा को रोक नहीं सकते और हम गहरे पानी में उतर जाते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आया तो आप डूब भी सकते हैं पानी में और अनजान जगह है, आपको पता नहीं कि पानी की गहराई कितनी है। तो इसीलिए गहरे पानी में न जाना और ना तैरना यही एक सबसे अच्छा उपाय है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन स्थल स्वच्छ रखना। अब जहाँ भी आप जाओगे क्षेत्र अध्ययन के लिए या कहीं घूमने, तो वहाँ के पर्यटन स्थल में साफ-सफाई रखना, स्वच्छता रखना ये हमारा क्या है, प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ताकि क्योंकि ये हमारी क्या एक संपत्ति है, धरोहर है। अगर हम उस स्थान को अगर खराब करेंगे, तो बाकी विदेशों के पर्यटक भी वहाँ घूमने आते हैं। वो तो हमारे देश का नाम क्या होता है, इसलिए बदनाम हो सकता है। इसीलिए पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखना ये सभी नागरिकों का क्या है, हमारा कर्तव्य है। शिक्षक द्वारा स्थानीय मार्गदर्शक तथा सूचना पट की सूचनाओं का पालन करें। क्षेत्र अध्ययन जाते समय हमारे शिक्षक जो है, आपको मार्गदर्शन करेंगे कि हमको क्या करना है, नहीं क्या करना है। कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिए जाएँगी, तो सभी विद्यार्थियों ने उन सूचनाओं का अच्छे से पालन करना ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि अभी हमने सागर तट पे जाते समय हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सूचनाओं का अच्छे से पालन करना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों। अब बच्चों, इस पाठ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे
सही विकल्प चुनिए। आपको 1-1 मार्क के लिए प्रश्न आता है 4 अंक के लिए बोर्ड में, तो इस पार्ट से कुछ रिक्त स्थान विकल्प के साथ आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला देखेंगे, दिशा निश्चित करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग होता है। एग्जाम में आपको विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प है मापन पट्टी यानी स्केल, दूसरा है दूरबीन, तीसरा है द्विक सूचक मतलब दिशा सूचक यंत्र, चौथा है कलम। तो प्रश्न को अच्छे से पहले समझना है कि क्या पूछा है, कि दिशा निश्चित करने के लिए हमको किसका उपयोग होता है। दिशा देखने है तो हमको किस चीज का उपयोग होता है। दूरबीन का नहीं होता है, मापन पट्टी का भी नहीं होता है और कलम का नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर क्या है आपका, दिशा सूचक यंत्र। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, दिशा सूचक यंत्र का उपयोग होता है। और एग्जाम में बच्चों ये जो सही विकल्प वाले जो प्रश्न है आपको पूरे सेंटेंस में लिखना जरूरी है। उत्तर को आपको अंडरलाइन करना है अच्छे से, ताकि उत्तर आपका समझ में आ सके। दूसरा देखेंगे, क्षेत्र अध्ययन के लिए रिक्त स्थान उपयुक्त सामग्री नहीं है। अब यहाँ पे कुछ सामग्रियों को आपको विकल्प में दिया, जैसे नोटबुक है, मानचित्र है, आरेखन पट्टी है और कैमरा है। अब बच्चों आपको ये अंदाज लगाना है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए हमने देखा कि क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। नोटबुक की आवश्यकता होती है। हमने देखा था कि क्षेत्र के नमूनों का संकलन जब हम करते हैं तो उसके बारे में जानकारी की नोंद करने के लिए हमारे पास नोटबुक होना जरूरी है। मानचित्र की भी आवश्यकता होती है। हमने देखा कि उस स्थान का मानचित्र साथ में लेके जाना जरूरी है ताकि हम दिशा भटक न जाए। कैमरा भी जरूरी है फोटो खींचने के लिए। खाली एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, जैसे आरेखन पट्टी। तो सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, आरेखन पट्टी ये जो है क्षेत्र अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। तो इस तरह से सही विकल्प वाले कुछ प्रश्न के उदाहरण इस पाठ से आपको 1-1 मार्क के लिए प्रश्न आ सकता है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। आगे देखेंगे, सही या गलत बताइए। अब कुछ विधान दिए जाएंगे आपको, आपको बताना है कि ये विधान सत्य है या असत्य, जिसको बोलते हैं सही है या गलत है। इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने दिया हूँ। पहला देखेंगे, क्षेत्र अध्ययन के समय साक्षात्कार द्वारा स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विधान को अच्छे से समझना है बच्चों। क्या पूछा है कि क्षेत्र अध्ययन के समय साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब जिसको बोलेंगे इंटरव्यू, मुलाकात, तो स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकती है। विधान हमने देखा था इसके पहले कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनको उस क्षेत्र के बारे में काफी जानकारी होती है, क्योंकि वो वहाँ पे वो रहते हैं। तो अगर उनसे हम साक्षात्कार अगर लेते हैं तो काफी कुछ सही जानकारी जो है हमको मिल सकती है। तो इसीलिए ये जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है कि क्षेत्र अध्ययन के समय साक्षात्कार द्वारा स्थानीय लोगों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये विधान क्या है, सत्य है। तो आपको उत्तर में विधान पूरा पहले लिखना है और उसके आगे डैश लगा के उत्तर लिखना है सत्य। तो इस तरह से प्रश्न को आपको हल करना है। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्र अध्ययन का नियोजन करना आवश्यक नहीं होता। अभी इसके पहले हमने चर्चा की बच्चों कि क्षेत्र अध्ययन करने के पहले उसकी पूर्व तैयारी हम करते हैं। तो ये जो विधान यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल गलत है। तो आप लिख सकते हो कि क्षेत्र अध्ययन का नियोजन करना आवश्यक होता है। तो उत्तर में आपको लिखना है ये विधान क्या है, गलत है। तो उसका कारण भी आपको अगर पूछता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या है, नियोजन होना जरूरी है, पूर्व तैयारी होना जरूरी होता है। तीसरा है, क्षेत्र अध्ययन का अर्थ है मनोरंजन की दृष्टि से की जाने वाली यात्रा। अब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्र अध्ययन खाली हम मनोरंजन के लिए करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्षेत्र अध्ययन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, अध्ययन की दृष्टि से हम क्षेत्र अध्ययन करते हैं। तो इसलिए ये विधान जो है कि मनोरंजन से दृष्टि के लिए हम क्षेत्र अध्ययन करने वाली यात्रा यानी क्षेत्र अध्ययन, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका तीसरे का आंसर आपको गलत इस तरह से लिखना है। समझ में आया होगा आपको। चौथा मुद्दा देखेंगे, क्षेत्र अध्ययन के दौरान वनस्पति या वृष्टि की मात्रा के अंतर को नहीं दर्शाती है। अब इसका अर्थ क्या है कि जब हम क्षेत्र अध्ययन करने गए तो देखे हमने बहुत सारी वनस्पतियां हमने देखी,
तो कई जगह पे हमने शुष्क प्रदेश की वनस्पतियाँ देखी, कई जगह घने जंगल देखे, कई वनराइयाँ देखी। तो इसका अर्थ क्या है कि सभी जगह पे एक जैसी वनस्पति हमको क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि मुख्य कारण क्या है? वृष्टि। क्योंकि पर्जन्य जितना अधिक उतना घने जंगल आपको दिखाई देंगे, जहाँ वृष्टि का प्रमाण अत्यल्प है, बिल्कुल शुष्क है, तो वहाँ पे शुष्क प्रदेश की वनस्पतियाँ, कैटी झाड़ी वाली वन्य वनस्पतियाँ हमने देखी थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो विधान दिया है कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान वनस्पतियों की वृष्टि की मात्रा को अंतर को नहीं दर्शाती है, बिल्कुल गलत विधान है। सही विधान क्या होना चाहिए कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान वनस्पतियाँ क्या करती है? वृष्टि की मात्रा के अंतर को दर्शाती है। वृष्टि के साधन से हम वहाँ की वनस्पतियों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार की वनस्पति क्यों है। इसके बाद देखेंगे 5वां, प्रदेश तथा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की उपजीविका के साधनों में अंतर होता है। अब इस विधान से आपको क्या समझ में आया कि जिस-जिस प्रदेश में हम गए, तो वहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहाँ के लोगों के उपजीविकाओं के साधनों में अंतर दिखाई देता है। हमने खेती के अलग-अलग प्रकार देखे, कई जगह दलहन की फसलें, कई धान की फसल हमने देखा, ठीक है? लोगों का रहन-सहन क्षेत्र के, प्रदेश के वातावरण के अनुसार अलग-अलग हो सकता है और वो उनके खान-पान की जो उपजीविका के जो साधन हो सकते हैं, वो भी अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये जो विधान है, बिल्कुल सही विधान है कि जैसे-जैसे प्रदेश बदलता है और क्षेत्रों में जो लोगों की उपजीविका है, के साधन जो है, उसमें अंतर दिखाई देता है। ये विधान बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों सही या गलत इनकी इस प्रश्न की आपको तैयारी करना है इस पाठ से। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक बड़ा प्रश्न भी आपको बच्चों पूछा जाता है 4 मार्क के लिए कि कारखानों में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। मान लो कि आपको एक स्थान दिया गया है, एक टारगेट उद्देश्य दिया गया कि आपको कारखानों में जाके क्षेत्र अध्ययन करना है। तो उसके लिए आपको एक जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रश्नावली बनाना पड़ेगा। तो वो प्रश्न कौन से होने चाहिए? कौन-कौन से प्रश्नों का अंतर्भाव उसमें होना चाहिए? तो प्रश्नावली जो है हमने देखा पहले ही हमको क्षेत्र अध्ययन के पहले प्रश्नावली बनाना ज़रूरी होता है, ताकि सही जानकारी जो है वो उस स्थान के बारे में हम इकट्ठा कर सकें। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि जैसे कारखानों को विज़िट करना है तो सबसे पहले हम प्रश्न पूछेंगे कि इस कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई? हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये कारखाना कब स्टार्ट हुआ? तो इस प्रश्न से हमको उत्तर मिलेगा कि चलो 1951 है, 1961 इस तरह से उत्तर मिलेगा। तो हम इस प्रश्न के द्वारा ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो, कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है? मान लो एक आधे शक्कर कारखाने में आप विज़िट करने गए हैं, तो आप उनको प्रश्न पूछ सकते हो कि इस कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है? नेक्स्ट प्रश्न आप पूछोगे कि कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ताकि आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि कारखाने में कितने कर्मचारी मज़दूर काम करते हैं और कितना उत्पादन होता है। तो ये भी उससे रिलेटेड प्रश्न जो है हमको ज़्यादातर तैयार करने होते हैं। चौथा प्रश्न आप पूछ सकते हो कि कारखानों की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? अब बच्चों देखो, का कोई भी कारखाना हो, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या होना चाहिए? जो आवश्यक कच्चा माल है, वो ज़रूरी होता है। जैसे हमने देखा उदाहरण में कि अगर आप शक्कर के कारखाने में विज़िट करने गए, तो जो शक्कर बनती है वो उसके लिए कच्चे माल कौन-सा लगता है, किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वो है गन्ना। तो आप ये प्रश्न ज़रूरी है कि कौन-सा कच्चा माल आवश्यक है और जो गन्ना है, कच्चा माल ये हमको पता चलेगा। फिर उससे रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कारखानों की वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल किस स्थान से लाया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कच्चा माल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है कारखानों को? जैसे हमने देखा कि शुगर फैक्ट्री में जो गन्ना है वो कहाँ पे प्राप्त होता है? जो अ, गन्ने कारखाने आपने देखा होगा कि कच्चे माल के परिसर में भी ज़्यादातर स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि ये भारी वज़न से भारी होता है गन्ना और इसीलिए क्या किया जाता है कि ऐसे कारखाने जो है, जिस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसे ही क्षेत्र में नज़दीक में इस तरह के कारखानों का स्थापना की जाती है। तो इससे हमको पता लगेगा कि कच्चा माल कहाँ से आता है और कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6वां, कारखानों में उत्पादित पक्का माल
स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है, किस स्थान पे बिक्री के लिए भेजा जाता है। अब कारखानों में जो माल उत्पन्न होगा तो उस माल की पैकिंग होगी और पैकिंग होने के बाद मार्केट में उसको बेचने के लिए लिया जाएगा। तो आपको ये पता लगाना ज़रूरी नहीं है कि बिक्री के लिए कहाँ पे भेजा जाता है, यानी मार्केट कहाँ पे है इसका। 7वां प्रश्न देखेंगे, कारखानों के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन सी सावधानी रखी जाती है? अब कारखानों में जो मज़दूर लोग काम करते हैं, श्रमिक जो काम करते हैं, तो एक आधे बार एक्सीडेंट हो गया उनका, कोई अचानक अपघात हो गया, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है? क्या-क्या सावधानी रखी गई है? ये भी जानकारी वहाँ पे हमको पूछना है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाते हैं? अब कारखाना है, उस क्षेत्र में तो प्रदूषण भी होगा, मैला पानी, सांड-पानी जिसको बोलते हैं, वो भी निकलेगा, दूषित पानी वहाँ से निकाला जाएगा, हवा का प्रदूषण होगा, तो उसके लिए कुछ आवश्यक उपाय किए गए कि नहीं? तो इस बात का भी पता लगाना ज़रूरी होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, अभी हमने क्या देखा कि प्रश्नावली बनाइए, एक आधा स्थान निश्चित करना है आपको। जैसे यहाँ पे हमने कारखाने का एक स्थान निश्चित किया और उससे ही संबंधित प्रश्न उस प्रश्नावली में होने चाहिए। तो आपके स्वाध्याय में भी ये प्रश्न दिया गया है कि कारखाने में क्षेत्र अध्ययन के लिए हमें प्रश्नावली तैयार करना है। एक आधा दूसरा भी उदाहरण आपको पूछा जा सकता है कि एक आधे समुद्र तट पे आप जा रहे हो तो उसके लिए कौन-सी प्रश्नावली चाहिए। एक आधे मानव बस्ती का अगर आप अध्ययन कर रहे हो, तो उससे संबंधित प्रश्नावली जो है आपके पास तैयार होनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने सारे प्रश्न का सराव यहाँ पे किया है और इस पाठ से आपको बड़े प्रश्न ज़्यादातर आने वाले 4 मार्क के लिए जो पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हमने ये प्रश्न देखा है 4 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न इसके पहले हमने देखा था कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें कचरे का व्यवस्थापन कैसे करना है। तो ये भी हमने देखा कि कचरे का व्यवस्थापन हमने कैसे किया है। तो उत्तर आपको इस तरह से 4 पॉइंट 4 मुद्दे जो है, वो देना ज़रूरी है। 4 मार्क का सवाल है तो आपको 1-1 पॉइंट के लिए 1 मार्क रखा जाता है। तो 4 पॉइंट्स आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद क्षेत्र अध्ययन के लिए आप क्या-क्या आवश्यक सामग्री साथ में लेंगे? तो ये भी प्रश्न हमने बच्चों देखा था कि क्या-क्या आवश्यक सामग्री हमने लिया था। तो ये बड़ा प्रश्न है, 4 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है कि आवश्यक सामग्री क्या है या पूर्व तैयारी किस तरह से करेंगे? तो हमने देखा था स्थान का निश्चय करना, उद्देश्य का निश्चय करना, अ, अत्यावश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करना और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न था प्रश्नावली साथ में लेके जाना है। और और एक प्रश्न आपको पूछता है कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, कि क्षेत्र अध्ययन आवश्यक क्यों है? तो वो भी हमने शुरुआत में ही देखा था कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये भी 4 मार्क के लिए आपको प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र अध्ययन क्यों हम करते हैं? क्योंकि वहाँ की भौगोलिक संकल्पनाओं का हमको अध्ययन करना होता है। पर्यावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों की जानकारी हमको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमको क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता होती है। वहाँ की स्थानिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी हमको अध्ययन करने के लिए क्षेत्र अध्ययन करना आवश्यक है। और महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा था कि भूगोल का अध्ययन जो है, ये अगर आकर्षक बनाना है और मनोरंजक बनाना है और सही जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो आपको क्षेत्र अध्ययन एक अच्छा साधन है, माध्यम है। तो इस तरह से आप 4 मुद्दे इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये जो पाठ है, आपको समझ में आया होगा और कुछ आपको शंका, समाधान इस पढ़ाए गए पाठ पे अगर पूछना होगा तो आप ज़रूर पूछिए। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सर कुछ प्रश्न अगर बच्चों पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ सवाल है तो आप आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हो। बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आज जो भी क्षेत्र अध्ययन पढ़ाया गया, इसके बारे में आपको कोई भी शंका है, कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को सवाल पूछना है बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप।
किसी को सवाल पूछना है, कुछ डाउट है?